हाँ दोस्तों, तो हम इंसुलिन की बात कर रहे थे। इंसुलिन इज़ ए मेंबर ऑफ आईजीएफ। इंसुलिन इज़ बेसिकली प्रोटीन और हमारे शरीर में पहले से दिया गया है। तो हमने हमें किसने दिया? हमारे माता पिता ने। मैं वहाँ से शुरू करूँगा, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। हमारी माता मतलब फीमेल, they have two ovaries and the total strength of ovum with them is 2.5 lakh। मतलब 2.5 लाख में से ही उनको अपनी ज़िंदगी पूरी करनी है। इसीलिए एक ओवरी जब एक्टिव है तो दूसरी ओवरी एक्टिव नहीं होती है, राइट है तो लेफ्ट नहीं होती। राइट इज़ क्लोज टू अपेंडिक्स, लेफ्ट इज़ क्लोज टू सिग्मोइड कॉलम। और उसमें से जो ओम निकलता है देन इट कम्स डाउन टू द फेलोपियन ट्यूब और वहाँ रेस्ट करता है। इट डजंट गो टू द यूट्रस। गायनेकोलॉजी ये सब जानते हैं। एंड देन इट वेट्स फॉर द स्पर्म टू कम एंड फर्टिलाइज। तो वो कीमोटेक्सिस करेगा। अब स्पर्म की बात करेंगे। हमारे पिताजी हैं मतलब मेल जो हैं उसके सीमेन में 150 लाख स्पर्म्स होते हैं, 150 lakhs at each ejection. It comes from the testis, is stored. ओके, तो विथ ईच इजेक्शन 150 लाख स्पर्म्स जो हम देते हैं, तो इजेक्शन इज एट द एंड ऑफ द इंटरकोर्स। तो एक आदमी एक दिन में कितनी बार इंटरकोर्स करेगा, एक सप्ताह में कितनी बार करेगा, एक महीना में कितनी बार करेगा, और उसमें कितना सीमेन निकलेगा। और विथ हर ईच इजेक्शन वी हैव 150 मिलियन स्पर्म्स। और स्पर्म्स को अगर देखें तो उसका हेड, बॉडी एंड टेल। हेड है इज़ फॉर द सेक ऑफ गोइंग अप टू द ओवरी, ओवम, आई एम सॉरी। जो कीमोटेक्सिस वो रिलीज़ करेगा, इट अट्रैक्ट्स द हेड, तो वहाँ जाके पेनिट्रेट करने का काम है उसका, और कुछ नहीं। द टेल इज़ मेड फॉर द एक्टिविटी, मूवमेंट्स। अगर 6 घंटे में नहीं पहुँचा है देन इट विल डाई। सो द होल थिंग लाइज इन द बॉडी ऑफ द ओवम, ऑफ द स्पर्म। आप सोचिए कि स्पर्म के बॉडी में कितने मैसेजेस एक स्पर्म में निकलते हैं कि ये अगर फर्टिलाइज होगा तो जो जायगोट हो जाएगा, उसको डायबिटीज़ होगा कि नहीं, अस्थमा होगा कि नहीं, कैंसर होगा कि नहीं, कोई और बीमारी को लेके चलेगा कि नहीं, उसका चेहरा कैसा होगा, उसका कद कैसा, कितने सारे मैसेजेस इतने छोटे में, माइक्रो में, विथ ईच स्पर्म, विथ ईच इजेक्शन भगवान ने दिया है। You cannot compare this with any other computer in the world. इतना compressed information। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये genetic information है। And when the fertilization takes place, आप जानते हैं कि we have 23 pairs of genes। इसमें से 23 हमारी माता ने दिया है, 23 हमारे पिताजी ने दिया है। उसमें पिताजी के जो 23 हैं उसमें एक जगह XY हैं, बाकी सब XX हैं। तो अगर XX बन के बाहर निकलेगा देन इट विल बी फीमेल बॉडी, मतलब पैदा होने वाला बच्चा फीमेल होगा। और इफ इट इज XY तो ये मेल चाइल्ड होगा, वो पहले से जानते हैं। लेकिन उसमें जो जेनेटिक मैसेज आया है वो क्रोमोसोम में, मतलब रंगसूत्र जिसको बोलते हैं, उसके माफिक हमें दिया गया है, बराबर। ये डायबिटीज़ की जहाँ तक हम बात करेंगे तो कौन से जीन्स ये लेके आते हैं और देते हैं। अगर माता पिता दोनों या किसी एक को डायबिटीज़ हो तो ये मैसेज वहाँ से आएगा, इधर इन ओवम और स्पर्म। और मैंने कहा उसकी साइज़ वगैरह। तो वो जीन्स कौन से हैं? पहले तो वो क्रोमोसोम है, दैट इज़ क्रोमोसोम नंबर 2 एंड क्रोमोसोम नंबर 11। एंड जीन्स जो हैं वो 3 हैं, कार्पिन, न्यूरोफेरिन एंड HNF1। ये इसीलिए कह रहा हूँ कि जब शरीर बनता है तो उसमें से जो ह्यूमरल एजेंट्स बनते हैं, जैसे वासोप्रेसिन हो, ऑक्सीटोसिन हो, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन हो, डोपामिन हो, सब नेलोरफिन, जो भी हम ह्यूमरल एजेंट्स बनाते हैं, दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ द जीन्स। जो जीन्स लेके हम आए हैं क्रोमोसोम में, वो खुद कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रभाव डालते हैं इनके प्रोडक्शन पर, इसके सिंथेसिस पर, इनके रिलीज़ के ऊपर और इनके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। यूँ समझ लीजिए कि स्टेट्स जैसे गुजरात है, गुजरात में जो काम हम करते हैं
वो मुख्यमंत्री या हमारे राज्यपाल करते हैं, लेकिन दैट इज़ अंडर द इफेक्ट एंड गाइडेंस ऑफ द सेंटर। केंद्र से जो मैसेज, ये जो ऑर्डर्स आए हैं, जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा है, अमित शाह जी ने क्या कहा है, उसके मुताबिक राज्य चलता है। तो जिनका ये काम है कि अंडर देयर इफेक्ट ये सब दिस टेक्स प्लेस। तो मैंने जैसे कहा, ये कैसे ऑपरेट करेगा? हाइपोथैलेमस से। देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मैं बात करूँगा। अब मैं लेप्टिन और ग्रेलिन की बात नहीं करूँगा। वन इज़ फ्रॉम लीवर टू इनिबिट द एपेटाइट, वन इज़ फ्रॉम स्टमक टू इंड्यूस द एपेटाइट, वो तो आप सब जानते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आते हैं, एम्प्टिंग टाइम स्टमक का कितना होगा, मोटिलिटी स्टमक की कितनी होगी, और शुगर का एब्सॉर्प्शन इंटेस्टाइन में कितना होगा, क्योंकि वह सेंसर्स से रिलीज़ करेगा, एब्सॉर्ब करके उसमें जो ग्लूकोज हैं वो सेंस करके वो हिसाब से वो हुक्म देगा पैनक्रियास को कि इतना इंसुलिन छोड़ो। और द ड्रग्स एंड एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी यहाँ से निकलते हैं। आई कम बैक टू इंसुलिन, बाकी सब छोड़ देते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इंसुलिन, तो हम ये बात करते हैं कि भाई एडिपोज टिश्यू कम होगी, ऑपरेशन करके हम फैट को कम कर देंगे, हम हमारी कैपेसिटी कम कर देंगे खाने की, ताकि इंसुलिन की नीड, बिकॉज इंसुलिन इज ए कॉल ऑफ ग्लूकोज, हमने पहले बता दिया, शुगर वो इतना निकले ही नहीं तो आपको इंसुलिन की मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी। नो सर, जी नहीं, जी नहीं। आप जानते हैं कि इंसुलिन के कितने फंक्शन हैं? इट इज़ जस्ट डाइजेस्टिंग ओनली ग्लूकोज और कुछ नहीं। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ इंसुलिन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, जो हमने पहले से ऊपर से दिया गया है, जो 4 करोड़ साल पुराना है, 20,000 साल से उनका स्ट्रक्चर 61% इंटैक्ट है, और जो हमारे माता पिता ने हमको भेजा है। तो उसका सिर्फ यही फंक्शन है कि शुगर को डाइजेस्ट करें और कुछ नहीं। और ये आप शुगर डाइजेशन की बात करते हैं बिकॉज वी डू सम सर्जरी so that the call of insulin is reduced and you do not need to take either an extra insulin from outside or you do not take any secretagogues or any other tablets for insulin as against the sugar. लेकिन साहब, इंसुलिन का काम सिर्फ इतना ही है क्या कि शुगर के लिए ही है? You know what are the indications of insulin? You know what are the functions of insulin in the body? Except and over and above the digestion of glucose. हाँ, वो बात सही है, ग्लूकोज, शर्करा, शुगर, स्टार्च, इसमें से एनर्जी, ऊर्जा निकालना, ये काम है इंसुलिन का। ओके सर, इंसुलिन इज ए 12 इंडिकेशन सर। इंसुलिन के 12 काम हैं, उसमें से एक है ये शुगर वाला और दूसरे 11 और हैं साहब। उसका क्या होगा? जो इंसुलिन हमारे शरीर में है, आप जानते हैं वी हैव 63 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। मेरे क्लिनिक में एक लिस्ट मैंने लिखा, अगर मैंने 63 बोला तो मुझे उतने नाम लिखने पड़ेंगे। आई जस्ट कैनॉट एस्केप बाय राइटिंग 40 नेम्स एंड बाकी आप पे छोड़ दिया। जी नहीं, देयर आर 63 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो ये तो शुगर की बात हुई ना, और इसमें कौन सा इंसुलिन कहाँ कारगर रहेगा वो भी तय है। हम ये भी कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ में वी डोंट हैव एनी इंसुलिन इन आवर बॉडी। देखिए, पैनक्रियास की बात में आ जाता हूँ। पैनक्रियास में इंसुलिन हम बनाते हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। बीटा सेल्स इज़ द लार्जेस्ट कंटेंट, ऑलमोस्ट अप टू 95% ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द पैनक्रियास। जब एक आदमी, एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, एग्जामिनेशन करवाता है, और डॉक्टर साहब उसको बोलते हैं अरे भैया आपका तो डायबिटीज़ है, बाय दैट टाइम 52% ऑफ बीटा सेल्स आर एपोप्लेटिक, मतलब चले गए, खलास हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। Then it manifests the diabetes and then doctor detects that you have got a diabetes. आपके पास अभी 48% या लेटेस्ट कॉल इट 50% बीटा सेल्स का स्टॉक बचा हुआ है, जिस पे आपको आपकी ज़िंदगी पूरी करनी है। अनफॉर्चुनेटली बीटा सेल्स आर नॉट रीजनरेटेड, दे आर डक्टल सेल्स एंड दे डू नॉट। बहुत ट्राई की गई है इंसुलिन और पैनक्रियास ट्रांसप्लांट की, उसमें दिस इज़ मोर डन इन जर्मनी एंड जापान, एंड
स्टेम सेल्स का प्रयोग भी किया गया है फॉर इंसुलिन, दैट इज टू ब्रिंग द पैनक्रियास बैक. नथिंग हैज सक्सीडेड अप टिल नाउ. न आपका ट्रांसप्लांट ऑफ पैनक्रियास, पार्शियल ट्रांसप्लांट ऑफ पैनक्रियास और ये स्टेम सेल्स अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं. और बीटा सेल्स को हम रीजनरेट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर बेसिकली डक्टल सेल्स. तो जितना बीटा सेल्स हमारे पास है उसी से हमें काम चलाना है. और अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो बीटा सेल से इंसुलिन नहीं मिलता है तो आपको बाहर के इंसुलिन का ही सहारा लेना पड़ेगा. वो इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज के डाइजेशन के लिए नहीं है साहब, इंसुलिन के 11 और फंक्शन हैं. उसका क्या होगा? तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? यू आर जस्ट टॉकिंग ऑफ एंड यू आर नॉट टचिंग इवन द पैनक्रियास. उसके तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं. पैनक्रियास के लिए तो जब किडनी ट्रांसप्लांट या दूसरा ट्रांसप्लांट के साथ साथ करने की भी कोशिश की गई है कि चलो, क्योंकि उनकी दवाइयाँ एक सरीखी है, ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो और सी बातें ना बने, इसीलिए बहुत सारी मेडिसिन्स दी जाती हैं टू डिप्रेस द इम्यून सिस्टम ताकि वो रिजेक्ट ना करे. तो अगर किडनी के लिए दिया है तो उस समय पैनक्रियास भी ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की गई है कि सेम मेडिसिन विल बी यूज्ड टू स्टॉप द रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट ऑफ द पैनक्रियास विच हैज़ नॉट सक्सीडेड. सॉरी, अप टिल नाउ उसमें हमें सफलता नहीं मिली है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्लूकोज इज़ ए कॉल ऑफ इंसुलिन फ्रॉम आवर बॉडी. ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए हम इतना कम कॉल देंगे, मतलब जैसे मैंने कहा 10 में से एक ही रोटी खाएंगे, बाज़ार जाएंगे तो रुमाल लेके ही सब्जी भाजी खरीदेंगे वगैरह, मैंने जो पहले बोल दिया है वो सिर्फ एक ग्लूकोज के लिए कह रहे हैं हम. बाकी उसके जो अलग 11 फंक्शन हैं उसका क्या? और एक बात, इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए पैनक्रियास के बीटा सेल से वो एक बहुत जटिल समस्या है. वहाँ से रिलीज़ होके इट हैज़ कम टू द सेल. हमारा शरीर कोशों से, सेल से बना हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर है. ऐसी रिसेप्टर्स लेके, जब अभी कोरोना की बात हम कर रहे थे, से लेके इंसुलिन रिसेप्टर्स भी हैं. तो इंसुलिन रिसेप्टर्स पे आके इंसुलिन बैठ जाएगा, या तो सिक्रेटोगोगस से हम इंसुलिन ले आके विच वी ब्रिंग फ्रॉम आवर पैनक्रियास, वो इंसुलिन रिसेप्टर अपने सेल्स पे जो बैठे हैं वहाँ आके फिट होकर बैठ जाएगा, उसको बीच में कोई रोके नहीं वगैरह, वो बात तो ठीक है. तो ये इंसुलिन रिसेप्टर सेल्स के ऊपर बैठने के बाद हम जानते हैं कि इंसुलिन, हम पहले ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, ऊर्जा हमें देगा. शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च से निकली हुई ऊर्जा. कैसे? It sits on the receptors of insulin on the cell, then it triggers a cascade of IRS 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत लंबा है साहब इंसुलिन का फार्माकोडायनेमिक्स. अल्टीमेटली इट एंड्स अप एट ATP. ATP से ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें से ऊर्जा निकलती है विच मीन्स ADP से ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यहाँ जो शक्ति ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं. वो ऊर्जा से हमारा जीवन चलता है. हमारा जीवन मतलब हमारा हर ऑर्गन, और हमारा हर ऑर्गन, हमारा हर बॉडी के पार्ट्स इज मेड अप ऑफ सेल्स. सो सेल्स जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे. ये सिर्फ इंसुलिन की बात हुई. अब इंसुलिन जाएगा अंदर और ऊर्जा पैदा करेगा, तो उसके लिए अंदर जाने का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा. आई एम टॉकिंग ऑफ GLUT2 एंड GLUT4 रिसेप्टर्स. अगर ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी नहीं मिलेगी तो ज़िंदा नहीं रहेंगे. 35 घंटे तक हम रह सकते हैं, तो 36 आवर्स ऑनवर्ड्स देयर इज सेकंड मैकेनिज्म विच गिव्स अस एनर्जी विच कम्स फ्रॉम लिवर. ये इट कैन लास्ट अप टू 28 डेज. 28 करते हैं ना कुछ धर्म में लोग, दे स्टार फॉर 28 डेज. तो आफ्टर 36 आवर्स वो सेकंड मैकेनिज्म इज ट्रिगर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी विच इज़ कीटोन. अब ये जो कीटोन है वो सबसे पहले कौन खा लेगा? ब्रेन. इट्स ए गुड फूड फॉर हिम. देन हार्ट, क्योंकि हम ये दो चीज़ हमें ज़िंदा रखती है. जहाँ GLUT2 रिसेप्टर्स हैं, मैं GLUT4 और बाकी रिसेप्टर्स की बात करूँगा जहाँ ये कारगर नहीं रहेगा.
उनको अपना ही खुराक चाहिए, उनको रोटी चाहिए, उनको पिज़्ज़ा नहीं चाहिए, तो वो कैसे ज़िंदा रहेंगे? हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उससे सिर्फ हमें ग्लूकोज ही मिलता है क्या, और कुछ नहीं। बाकी सब चीज़ें जो हमारे शरीर में हम लेते हैं, चाहे स्ट्रेस एलिमेंट हो, विटामिन्स हो और दूसरी बातें हो, अगर हम खाना पीना इतना रिड्यूस कर दें कि 10 में से 1 रोटी खाएं और संतुष्ट हो जाएं, तो बाकी की चीज़ों की कमी पड़ेगी। बिकॉज एट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इंटेक ऑफ शुगर, यू आर रिड्यूसिंग द इंटेक ऑफ ऑल अदर थिंग्स। तो ये बाकी की चीज़ें की कमी पड़ने से क्या क्या होगा? देयर विल बी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, IBS हो सकता है, आदमी दुबला पतला हो जाता है, ओके गुड, बिकॉज ही इज़ लूजिंग हिज फैट। लेकिन जो दूसरी चीज़ों की उसको आवश्यकता है जो हमें खुराक से मिलती है। और बिलीव मी, हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्स शुगर के बिना नहीं चल सकता, शुगर के बिना नहीं चल सकता। लेकिन हम खाना खाने में जो शुगर खाते हैं ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनडायरेक्ट शुगर की बात कर रहा हूँ। सो अगेन वी कम टू द स्कोर ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। और कॉम्प्लेक्स शुगर में सबसे GI जिसका ऊंचा है वो नहीं पसंद करेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और सबसे नीचा है उसको पसंद करेंगे। लेकिन जैसे हम भिंडी खाएंगे या करेला खाएंगे, उसमें भी शुगर है सर, ये नहीं कि लड्डू में ही शुगर होता है। और ये शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो इसीलिए कि बिना शुगर के ज़िंदगी चलेगी नहीं, बिना पेट्रोल डाले आपकी स्कूटी भी नहीं चलेगी और मर्सिडीज गाड़ी भी नहीं चलेगी। और ये शुगर जो है विच इज़ कॉम्प्लेक्स एंड इनडायरेक्ट शुगर, इसमें जिसका GI सबसे नीचा है, वो भी शुगर इंसुलिन मांगता है। अदरवाइज उसका डाइजेशन, उसका हजम कैसे होगा? तो ये हम कभी नहीं कह सकते कि हमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। इवन फॉर शुगर, इंसुलिन का और फंक्शन है, वो तो हैं ही। ओके, जो इंसुलिन है उसको ठीक से काम करने के लिए वी डू ए कंडीसिव एनवायरनमेंट। जैसे आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, तो आप उसको कंडीसिव एनवायरनमेंट दें, बीच में रुक जाए, मैं चल बे, हाथ मुँह धो ले, चाहे तो नाश्ता कर ले, लेकिन ठीक से गाड़ी चलाओ। सिमिलरली इंसुलिन को कंडीसिव एनवायरनमेंट देने के लिए, जो रेजिस्टेंस है उसको कम करने के लिए बहुत सारी बातें हम करते हैं, जैसे विटामिन D3, जैसे विटामिन B12, जैसे विटामिन B3, D3 एंड B3 अलग कह रहा हूँ, जैसे विटामिन D2 0.25 कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ, विटामिन C। अब दूसरे स्ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं, दे हेल्प टू फंक्शन द इंसुलिन। और इंसुलिन के बिना हमें चलेगा नहीं, शुगर के बिना हम चलेगा नहीं, हम बोल गए हैं। इवन इफ इट इज, एंड दैट्स ऑफ कोर्स इन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वो तो है। लेकिन डायरेक्ट खाने में हम अगर शुगर को कम करने की कोशिश करेंगे तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, मैं मानता हूँ। लेकिन बाकी की जो कमियां रहेंगी उसका कौन भरपाई करेगा? तो जिस पेशेंट को इंसुलिन दिया गया है या हाइपोग्लाइसेमिक, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दिए गए हैं, उसका फॉलोअप हमारे पास 50 साल तक का है। जिसका ऑपरेशन करके हमने डायबिटीज़ को ठीक करने की कोशिश की, उसका फॉलोअप क्या बताता है? मैं अपनी बात करूं, जिसका BMI ज़्यादा है, जिसको ओबेसिटी, उसको मैंने भी सर्जरी सजेस्ट किया हुआ है। सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस भी मैंने देखे हैं। हमारे कुछ डॉक्टर दोस्त के आइदर हिज वाइफ और हिज सन को सर्जरी के एडवाइस पे आई हैव सीन देम डाइंग, उसका डेथ भी हुआ है। वो तो कोई भी दवा का, कोई भी मोडालिटी का साइड इफेक्ट, प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। देयर आर टू साइड्स ऑफ कॉइन। कोई भी सर्जरी भी जो आप कह रहे हैं ना, इट इज़ नो वन साइड। एक कोई सिक्का नहीं बना आज तक ज़िंदगी में जिसके एक ही बाजू हो, सिवाय अमिताभ बच्चन के। तो देयर आर टू साइड्स ऑफ कॉइन, टू साइड्स ऑफ सर्जरी विच यू आर सजेस्टिंग, एंड यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द अदर साइड। आप क्या कहते हैं कि उसकी जो ब्राइटर साइड है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, लेकिन ब्राइटर साइड को आप कहते हैं वो बिल्कुल सही है, और बाकी का कंक्लूज़न आप पेशेंट पे छोड़ देते हैं। तो क्या होता है? द पेशेंट मेक्स हिज ओन कंफर्टेबल इंटरप्रिटेशन। अपन को, उनको जो अच्छा लगेगा, जो पसंद आएगा, उसमें से वो अपना इंटरप्रिटेशन निकाल के बोलें कि अब मैंने तो ऑपरेशन करा लिया, ना मुझे इंसुलिन चाहिए, ना मुझे टैबलेट चाहिए। नहीं सर, ये गलत है, बिकॉज दिस हैज़ नॉट कम फ्रॉम द एक्सपर्ट। ये आपका खुद का है। एक्सपर्ट ऐसा मुझे बोल के बताएं कि नहीं, उसको ज़िंदगी भर इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसुलिन का सिर्फ एक ही काम है, शुगर को डाइजेस्ट करना, और कुछ भी काम नहीं है। उसके 11 और फंक्शन को कौन अटेंड करेगा सर?
और अगर इंसुलिन पैनक्रियास से नहीं निकल रहा टाइप 1, जैसे मैंने कहा देयर आर 63 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? सर्जरी के बाद डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो बन जाता है, IBS होता है, उसका भरपाई कौन करेगा? डू यू हैव ए 10 years फॉलोअप? डू यू हैव रिकॉर्ड? कि भी मेरे पास तो ऐसे पेशेंट भी आए हैं, वेरी फ्यू, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो वाइफ मुझे ये भी पूछते हैं साहब ऑपरेशन कराने से हो गया, तो यहाँ इसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्या? ऐसी छोड़ दीजिए, ये तो मेरी पर्सनल बातें हैं। तो हम ये नहीं कह सकते। ये जो मोडालिटी है, देखिए बेसिकली हम क्या कहते थे, वी रिमूव एडिपोज टिश्यू। पीपी शुगर जो हम है हमारा खाना खाने के बाद का शुगर, उसमें से 75% शुगर गोज टू द मसल एंड 25% गोज टू द एडिपोज टिश्यू। तो जो खाने में शुगर है साहब, उसका तो रोल 25% ही, बिकॉज मसल को तो हम निकाल नहीं सकते। अब एडिपोज टिश्यू को निकालते हैं, एडिपोज टिश्यू में इट इज स्टोर्ड एज TG, मसल में इट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, और मसल अकेला फिर उसमें नहीं काम करता, मसल 3/4 ऑफ दीज स्टोर करेगा और बाकी का 1/4 इज स्टोर्ड बाय लीवर। और लीवर के पास 70 to 80 ग्राम तक का ग्लूकोज है, वो 16 घंटे तक चलेगा। अब 16 घंटे तक आपने खाना नहीं खाया तो भी चल सकता है। मसल में जो स्टोरेज होता है विच इज़ 75%, इट स्टोरेज पॉलीमर, जिसमें जब ज़रूरत पड़ी हम एनर्जी ले आते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, आई एम टॉकिंग ऑफ द क्रेब्स साइकिल, आई एम इवन टॉकिंग ऑफ कोरिस साइकिल ऑल्सो। मेरा ये कहना है कि एकाएक अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ गई तो मसल में जो स्टोर किया है हमने ग्लूकोज विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर, इट इज़ इंस्टेंटली रिलीज। समझो कोई चोर आ गया, आप उसे दौड़ के रात को उसके पीछे भाग रहे हैं, यू वोंट नीड इंस्टेंट एनर्जी, तो वहाँ से ऊपर से निकलने का टाइम आपको नहीं है, दैट इज़ क्रेब्स साइकिल। तो एक दूसरा साइकिल जनरेट करता है मसल्स में, कोरिस साइकिल। और मसल अपने खुद का जो स्टोर किया हुआ जो ग्लाइकोजन है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर, उसमें से ताबड़तोड़ एनर्जी बना के अपना काम निपटा लेते हैं। देखिए इसमें से वी आर बाईपासिंग इंसुलिन, मैं समझता हूँ, लेकिन इसका रोल कितना है? पीपी का 75% तो मसल में जाता है, ओनली 25% निकलता है, दैट गोज टू द एडिपोज टिश्यू। जैसा मैंने कहा कि दिस आर ऑल अंडर द इफेक्ट ऑफ जीन्स विच are given to us when we were born. This is all controlled by hypothalamus, not only the content of sugar in the intestinal tract. वो जो है कि मोटिलिटी क्या होनी चाहिए, एम्प्टिंग टाइम क्या होना चाहिए, शुगर का सेंसेशंस कैसे होना चाहिए, इसको बोलते हैं पैराक्राइन इफेक्ट। और वो हमारे ब्रेन के अंदर CTZ केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में एपेटाइट सेंटर है। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ ग्रेलिन एंड लेप्टिन। एक है जो हमारी भूख को बढ़ाता है, एक है जो हमारी भूख को कम करता है। सर्जरी करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि आप दिन में 10 बार खाएं, लेकिन आप एक रोटी से ज़्यादा हजम नहीं कर सकते, देयर इज़ नो स्पेस, जगह नहीं है आपके पास, बराबर। एंड देन यू आर कंट्रोलिंग योर शुगर एंड देन यू आर क्लेमिंग कि आपको गोली की इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स शुगर तो आप लेंगे ही ना, बिना शुगर के थोड़ा जिंदा रह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, वी नीड अनइंटरप्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस कम्स फ्रॉम शुगर, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, स्टार्च। और उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत हो, इन विच एवर फॉर्म, आइदर इट इज़ फ्रॉम oral hypoglycemic agent which is secretagogues bringing from pancreas or insulin itself, or creating conducive environment for insulin to function like metformin and others. खाना कम करने से जो कमियां पड़ेगी, जो हम नॉर्मली ले लेते हैं वो हमें नहीं मिलेगा, उसका इफेक्ट दिखेगा। आई एम टॉकिंग इवन ऑफ आयरन, आई एम टॉकिंग इवन ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट्स। स्ट्रेस एलिमेंट्स हम अंदर पैदा नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक इट। जैसे विटामिन्स है, कुछ विटामिन जो हैं वो हम अपने GI ट्रैक्ट में बनाते हैं, एग्री, लेकिन हमारे पास कुछ विटामिन ऐसे हैं जिसको स्टोर करने का हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। वाटर सोल्यूबल ऑयल सोल्यूबल विटामिन वो इसमें नहीं जाऊँगा वो तो बहुत लंबा हो जाएगा सर। तो अगर हम स्टोर नहीं कर सकते तो बाहर से लाना पड़ेगा। अगर स्टोर किया हुआ है तो चलो उसमें थोड़ा थोड़ा निकाल के ज़िंदगी चलेगी। कुछ विटामिन हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको हमेशा बाहर से लाया जा सकता है, या हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसको सिंथेसाइज करता है। उसका क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट अस नॉट जस्ट टॉक अबाउट द शुगर डाइजेशन, लेट अस टॉक अबाउट द होल बॉडी, लेट अस टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीबडी। आप जानते हैं इन द रेस्टिंग स्टेज
हम जब आराम कर रहे हैं तो ब्रेन नीड्स 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर मिनट, एंड इन द एक्टिव फेज जब हम कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं वी नीड 110 ग्राम पर मिनट। तो ये कहाँ से आएगा साहब? और ये इंसुलिन का सीक्रेशन है विच इज अंडर द इफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम नंबर 2 एंड क्रोमोसोम नंबर 11। वो तो अपना इफेक्ट डालेंगे, यू आर नॉट टचिंग देम बिकॉज इट इज़ जेनेटिक। जैसा मैंने कहा, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन डायबिटीज़, आप सब जानते हैं, इंग्लिश में है, 60% तो काम हो चुका है, 65। उसमें मैंने 2 चैप्टर और डाले हैं रिसेंटली। वन इज़ स्लीप, नींद की इतनी आवश्यकता है हमारे शरीर को, आई एम टॉकिंग ऑफ लीवर विच टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, कि प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले स्लीप, नींद लिखो, ऐसा भी अब कहा गया है। इसमें ना कहीं इंसुलिन की बात कर रहा हूँ, ना कहीं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। टू हील ऑल द वुंड्स इंक्लूडिंग इलनेस लाइक इंसुलिन एंड अदर्स वी नीड टू स्लीप 7.5 आवर्स। अगर अब इतना नहीं सोएंगे तो हमारी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट से लेके हमारी एडिपोज टिश्यू बढ़ेगी, आप सब जानते हैं। दूसरा है ऑरा, तीसरा है हमारा मेंटालिटी, मतलब हमारे जीन्स जो हैं जो प्रभाव डालते हैं ऑन द सिक्रेशन ऑफ वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, और ये सब जो हैं हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं, आप जानते हैं। अगर आप बहुत खुश हैं, अगर आप बहुत हैप्पी हैं, सुबह में उठ के आप बहुत अच्छे मूड में हैं, तो घर का वातावरण कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, बहुत नाइस, सब लोग खुश रहेंगे। ये कौन करता है साहब? ऑक्सीटोसिन, डोपामिन। और ये कौन करवाता है साहब? जीन्स, हमारा रंगसूत्र, उनकी इफ़ेक्ट के अंदर ये सब काम होता है। तो ये एक पूरा चैप्टर मैंने डाला है मेरी किताब में इसके बारे में। सो ये शुगर की ट्रीटमेंट, डाइजेशन की ट्रीटमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, उसके अलग अलग मोडालिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, सर्जरी की जो हम बात कर रहे हैं, वो एक सिंगल एक सब्जेक्ट है। मैं पूरे शरीर की और पूरे ऑर्गन की बात कर रहा हूँ। अगर आपका मूड ठीक रहेगा, अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो देन यू हैव ए हाई लेवल ऑफ हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। अगर आपकी ऑरा, मुझे ऑरा की बात करता हूँ, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इंसुलिन के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है। ओके सर, हमारा शरीर जो है उसमें अल्फा वेव्स जनरेट्स द ऑरा। जब एक आदमी वायलेंट हो जाता है, सपोज ही गोज एंड किल समबडी, सपोज ही हैज मेड अप हिज माइंड टू डू ए रेप और समथिंग वेरी बैड, his aura goes up to 43 or 46. And when he is in the very calm and cool mind, no cortisol, no steroids, the aura goes up to 7.4 अल्फा वेव्स की बात कर रहा हूँ, मेगा साइकिल्स पर सेकंड। और हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माता में भी मैग्नेट है, उसकी भी अपनी ऑरा है, एंड दैट ऑरा इज 7.2। तो अगर आप कहीं शांति से बैठे हैं किसी नदी के किनारे, अच्छा सा ग्रीन वातावरण है, सामने अच्छे से पहाड़ पर्वत है, नदी का पानी बह रहा है, यू आर वेरी कूल एंड काम, एंड देन योर ऑरा गोज़ डाउन टू 7.4, उससे नीचे नहीं जाएगा। और हमारी अर्थ की ऑरा है 7.2, तो यू आर वेरी क्लोज टू दैट, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वी आर वेरी क्लोज टू, जैसे हम ध्यान करते हैं ना, उसके अब आप बहुत नज़दीक हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। बट व्हेन यू आर एंग्री, वायलेंट, व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट, गोइंग फॉर ए क्राइम, इट गोज़ अप टू 42। यही बात मैं इंसुलिन पे ले आना चाहता हूँ। हमारे शरीर में इंसुलिन की एक कांस्टेंट मात्रा होती है विच इज़ 3 यूनिट्स और 4, लेकिन इंसुलिन की प्रेजेंस हमारे शरीर में होना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत और गड़बड़ होगी, उसमें मैं नहीं जा सकता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास सर। सो इंसुलिन हैज़ अ कांस्टेंट प्रेजेंस इन आवर बॉडी एंड दैट प्रेजेंस इज सेंस्ड। अगर इंसुलिन की प्रेजेंस नहीं है, या प्रेजेंस है लेकिन उसका सेंसिंग नहीं है, तो बहुत सारे बखेड़े होंगे। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टॉकिंग ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ एंड ऑल। तो कांस्टेंट इंसुलिन की प्रेजेंस, जैसे हमारे प्रधानमंत्री अगर इंडिया में है, दिल्ली में, तो उसका प्रभाव गुजरात पे कम रहेगा, लेकिन अगर गुजरात में है प्रधानमंत्री साहब, तो क्या हालत होगी? आप किसी पुलिस वाले को पूछिए, आप किसी बाबू साहब को पूछिए कि हमारे प्रधानमंत्री आज गुजरात में है, तो आपकी कंडीशन क्या है? सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन इज नेसेसरी। ओके, देन इंसुलिन सिक्रेशन इज प्रीसीड्स बाय इंक्रीटिन्स, द स्मेल ऑफ द फूड, द साइट ऑफ द फूड, द टेस्ट ऑफ द फूड, द थॉट ऑफ द फूड। आपने टीवी पे कोई अच्छा सा
देख लिया बटाटा वड़ा तो आपके मुंह में पानी आएगा। देन इंसुलिन फंक्शन स्टार्ट्स, इट प्रीसीड्स बाय इंक्रीटिन्स। आप जानते हैं मैं DPP-4 की बात कर रहा हूँ, और DPP-4 को इनहिबिट करने की दवाइयाँ भी हैं। तो ये समझ लीजिए कि इंसुलिन से पहले इंक्रीटिन्स आ जाते हैं, इंसुलिन के लिए दरवाज़ा खोल देता है। तो इन सब का क्या होगा? ऑटोमेटिकली जब आप घर में बैठे हैं, आपके किचन में कोई अच्छी सी चीज़ पक रही है, आपको स्मेल आई, आपको मुंह में पानी आएगा, तो ऑटोमेटिकली द इंग्रेडिएंट्स विल स्टार्ट एंड देन इंसुलिन विल फॉलो। उसका आप कुछ नहीं कर सकते, सर्जरी करने के बाद भी नहीं कर सकते। अगर आपने टीवी पे भी देखा है कोई अच्छी सी गुलाब जामुन आपके सामने है तो आपको मुंह में पानी आएगा, ऑटोमेटिक है, ये रिफ्लेक्स है। जैसा मैंने कहा, इट कम्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड देन इट प्रीसीड्स इंसुलिन सीक्रेशन, देन इंसुलिन। उसका आप क्या करेंगे? तो आप ये कह नहीं सकते कि इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये कह नहीं, हाँ ये कहेंगे कि बहुत कम रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वो बहुत कम रिक्वायरमेंट को हासिल करने के लिए हम और कितने सेक्रीफाइस देते हैं, कितनी और सारी चीज़ों को रोकते हैं। माल एब्सॉर्प्शन होता है, शरीर को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं मिलने से बहुत सारी समस्या पैदा हो सकती है। तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि भाई सर्जरी करने के बाद आपकी वज़न कम होगा, आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट इतनी कम हो जाएगी कि आपको बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, आपके पैनक्रियास से ही मिल जाएगा। लेकिन अगर उसमें बीटा सेल्स सफिशिएंट एपोप्लेटिक हो गए, तो अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ हैं तो कहाँ से ले आएंगे आप? देना ही पड़ेगा ना बाहर से। तो हम क्या करते हैं, सर्जरी करने के बाद वी लीव दैट डिसीजंस टू द पेशेंट। पेशेंट अपना खुद का इंटरप्रिटेशन करेगा और कहेगा कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, एंड देन ही विल रियलाइज इट आफ्टर 2 years और 5 years और 10 years। हमारे पास तो ज़्यादा डेटा भी नहीं है कि भाई ये मॉडलिटी के बाद कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने समय के बाद हुआ, कितने समय के बाद नहीं हुआ। इसके सामने इंसुलिन तो 4 करोड़ साल से हमारे पास है साहब। 20,000 भगवान कृष्ण को बने हुए 5,000 साल हुए ऐसा बोलते हैं। श्री राम 10,000 साल से है, मैं तो 20,000 साल की बात कर रहा हूँ। तब से इंसुलिन है हमारे पास। 61% ऑफ दैट इंसुलिन इज इंटैक्ट सर। ओनली जो छेड़खानी करते हैं वो 39% में हम कर सकते हैं। ये भगवान का दिया हुआ है, विच हैज़ कम टू अस फ्रॉम आवर जीन्स वगैरह। उसको हम, और आप पैनक्रियास को टच ही नहीं कर रहे हैं, तो हम ये पेशेंट पे नहीं छोड़ सकते। मैं आई हैव सीन पेशेंट मेकिंग देयर ओन इंटरप्रिटेशंस, और दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इट मिसगाइड्स। वो उनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, और हम जो ऑपरेशन करने के बाद उनको कहते हैं वो ऐसा गोल गोल कह देते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ डेटा, वी डोंट हैव इनफ टाइम टू असेस कि हमने क्या, उसका परिणाम क्या निकला। वो पेशेंट को छोड़ दिया गया, और हर एक पेशेंट मेक्स हिज ओन इंटरप्रिटेशन सर। और आज तो प्रॉब्लम ये है कि 2 नई यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। एक है गूगल यूनिवर्सिटी, हर कोई गूगल पे जाके सर्च करेगा। गूगल डेटा इज़ अ ब्लैंकेट का मतलब ये है सर कि इट अप्लाइज टू 5-10 लाख लोगों को। आप ऐसा कहना चाहते हैं ना। गूगल में आप देखेंगे, अगर जैसे आप कोई मॉल में गए हुए हैं और मॉल में आपने एक जीन्स का पैंट खरीदा, घर आके पहन लिया, और आपने बाज़ार से कपड़ा खरीदा, घर पे ले आए, दर्जी को बुलाया, वो आपका माप लेंगे और सिलाई करके आपको पैंट सिलाई करके देंगे, विच वी कॉल टेलर मेड। वो ब्लैंकेट है। मैं टेलर मेड की बात कर रहा हूँ सर। ईच इंडिविजुअल हैज़ ए डिफरेंट साइज़ एंड अकॉर्डिंग टू दैट साइज़ हमें उसको अटेंड करना है। यू कैनॉट गो बाय ब्लैंकेट। कभी फिट होगा, कभी फिट नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। और हम हमारे क्लिनिक में ये तो करते हैं, जो डेटा हम देते हैं इट इज़ टेलर मेड। इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन पेशेंट क्या करते हैं, अपना खुद का इंटरप्रिटेशन डाल देते हैं कि नहीं भी ये हो गया तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी वगैरह। जो ग्लूकोज हम स्टोर करने की बात कर रहे हैं, जिसमें डायबिटीज़ आ जाता है, इट इज़ स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। उस ग्लाइकोजन को तोड़ने को बोलते हैं ग्लाइकोजन लाइसिस। वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में ले जाएगा, जिससे एनर्जी निकलेगी। अब ज़रूरत कम हो गई, देन इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। और ये पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है वाइफ्लूटीन। इट कंट्रोल्स द शिफ्ट
ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड अदर वे अराउंड, जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स मतलब हम जो ग्लूकोज लेंगे उसका मेटाबॉलिज्म अगर हम वेरी शॉर्ट में जाएं तो ग्लाइकोजन से हमने ग्लाइकोजन लाइसिस किया, उसको रोकने के लिए हेक्सोकाइनिन है, और उसको करने के लिए जैसे मैंने कहा वो ग्लूटीरिन। अब ग्लूकोज से अल्टीमेटली दो चीज़ हम ले आते हैं, पायरूवेट एंड लैक्टेट। लैक्टेट तो वहाँ ख़त्म हो जाता है, नहीं तो उससे लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। पायरूवेट में से एसिटाइल कोलिन ए, मैं पूरा साइकिल तो आपको नहीं बता सकता लेकिन स्टेज बनाता हूँ। देन इट गोज़ टू द साइट्रिक साइकिल एंड अल्टीमेटली इट एंड्स अप बाय प्रोड्यूसिंग H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस से हम बाहर निकाल देते हैं और H2O पानी वो पेशाब से बाहर निकाल देते हैं। दैट्स द एंड रिजल्ट। आई एम टॉकिंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, मेनली आई एम टॉकिंग ऑफ क्रेब्स साइकिल। लेकिन इसमें इंसुलिन का रोल कहाँ आया? ये तो हमारे शरीर को ज़िंदा रखने के लिए हमारे सेल की प्रक्रियाएं हैं और उनको ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर एडिपोज टिश्यू में ज़्यादा कलेक्शन हो गया विच इज़ नो फॉर्म, जो शुगर हम खाए हैं वो डिपोजिट होता है, हमारा मोटापा हो जाता है, इट इज़ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ TG। व्हेन इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम देयर इट इज़ FFA और TNF अल्फ़ा और बहुत सारे ऐसे NKVPD है, NKNC है, ये सब टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे शरीर को नुकसान करता है। इट प्रोड्यूस एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, मेनली आर्टरी, दे आर इन द फ्लेम, वो जल रही हैं, एंड दैट इज़ वाई CRP राइजेस, दैट इज़ वाई WBC काउंट राइजेस। अगर आप देखें तो इट्स एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। दिस हैज़ कम एज ए स्टिमुलेंट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू एंड द स्टिमुलेंट्स आर जैसे FFA है और NKF अल्फ़ा है वगैरह। जब आप एडिपोज टिश्यू को कम कर देते हैं ये सब चीज़ निकल जाएगी, बट द रोल ऑफ देम इज़ ओनली 25% ऑफ द PP शुगर। 75% ऑफ द PP शुगर डज नॉट कम दिस वे, उनका रास्ता कुछ और है। तो आप अगर पूरा का पूरा सक्सेसफुल कर देते हैं तो भी यू कैन, पूरा तो नहीं कर सकते आप, कुछ शुगर की ज़रूरत तो है, एडिपोज टिश्यू कुछ तो रहेगी, है ना। सो 25% में से 100% है नहीं, और 75% शुगर तो कहीं और चली गई, जैसे मैंने दूसरा रास्ता बताया मसल से फिर लीवर में वगैरह। तो व्हाट इज़ योर सक्सेस रेट? जो शुगर हम लेते हैं उसका डिवीज़न हो जाता है अंदर जाके, और उसमें एडिपोज टिश्यू में सिर्फ 25% जाती है, बाकी को 75% आपके हाथ में ही नहीं है, एंड कॉम्प्लेक्स शुगर तो रहेगी ही रहेगी साहब। तो सर्जरी करने से, शॉर्ट सर्किट करने से या एडिपोज टिश्यू कम करने से फ़ायदे तो हैं सर, मैं आपको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, फ़ायदे तो हैं, लेकिन ये सब बातें कहाँ गई? तो फ़ायदा और नुकसान दोनों खुल के बताना चाहिए पेशेंट को। डोंट लीव इट फॉर देयर इंटरप्रिटेशंस कि देखो भैया इसमें ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा हो सकता है। लेट अस नॉट से कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, आपको ना इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी ना गोली की, बस ख़त्म हो गया सर। पेशेंट यही पकड़ के चलेगा, एंड देन आफ्टर 5 years और 10 years उसको पता चलेगा कि डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है, कितनी और दवाइयाँ गोलियाँ लेनी पड़ती है सप्लीमेंट्री, बिकॉज इट इज़ नॉट बीइंग गिवन बाय फूड, इट इज़ नॉट बीइंग गेटिंग सिंथेसाइज्ड इन दिस बॉडी, इन द सिस्टम, बिकॉज यू डोंट हैव द स्टोरेज फैसिलिटी, वे टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। और स्टोर करते हैं जो जैसे विटामिन K है वगैरह जो भी हैं, कितना स्टोर कर सकते हैं सर? तो लेट अस नॉट मिसगाइड। एज ए डॉक्टर हमारी फ़र्ज़ है कि मिसगाइड नहीं करेंगे, उसको प्रॉस एंड कॉन्स सब बताएंगे। वी विल नॉट लीव इट टू हीज़ कंक्लूज़न कि फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। उसको बता दिया जाता है कि भाई इस प्रकार का है और इस प्रकार का इसमें हो सकता है, उसका कंफर्टेबल इंटरप्रिटेशन उसको गलत रास्ते पे ले जाएगा। इट इज़ मिसगाइडिंग देम। और जैसे मैंने कहा 2 यूनिवर्सिटी, एक है ये गूगल यूनिवर्सिटी और एक है ये दूसरी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में तो साहब 1 साल पहले या उससे आगे मैंने देखा था कि ऐसा भी लोग आके बोलते हैं कि आप 2 किलो आम खा लीजिए, आपका शुगर कम हो जाएगा। अरे मेरे भाई, क्या आपको पता है कि हमारा शरीर का मैकेनिज़्म किस तरीके का है? आपको पता है कि इंसुलिन, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज क्या है? आप जानते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
से ग्लूकोज 6 सुक्रोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और अदर वे राउंड, आपको कुछ नहीं पता। आप सब एक दावा करने के लिए जा रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं उसका आपके पास कितना डेटा है और कितने साल का आपके पास फॉलोअप है। वाई, क्यों किसी को मिसगाइड करना भाई। मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसे जो भी लोग हैं हमारे दोस्त, मैं उसके साथ बहस करने के लिए तैयार हूँ, विथ न्यूट्रल जज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। आप मुझे 4 घंटा दीजिए, वो भी शायद कम पड़ेगा। अगर आप कहें तो मैं पूरा 12 घंटा बोल सकता हूँ। आई लव माई डायबिटीज़, आई हैव 4 गोल्ड मेडल्स एज यू नो, and I have 12 degrees as a tail for diabetes behind my name. I have been to 46 countries also, छोड़ दीजिए वो। ये सब बहस करने से क्या फ़ायदा है आपको? आपको क्या मिलता है? आप आपकी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं? 2 किलो आम खाएंगे तो आपका शुगर ठीक हो जाएगा, ऐसे आप क्लेम करने के आपके पास साइंटिफिक पुरावा प्रूफ मुझे दीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप आके बोलिए इन फ्रंट ऑफ न्यूट्रल जज कि भी 4 किलो आम खाएंगे तो आपका शुगर नीचे उतर जाएगा, उसको प्रूव करिए। ये साइंटिफिकली जैसे मैंने बताया, नहीं तो मैं 4 घंटे में प्रूव कर दूंगा कि ये गलत है। और अगर न्यूट्रल जजेस ऐसा कहते हैं कि नहीं डॉक्टर जोशी यू आर रॉन्ग, उसी समय से मैं अपनी 40 साल की डायबिटीज़ की प्रैक्टिस को बंद कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। और अगर उल्टा हुआ कि आप गलत हैं तो मेहरबानी करके और कुछ नहीं, लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। लीव इट टू देयर लक। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे हैं, हर रोज़ 10-50 फ़ोन करते हैं कि भी ये मोडालिटीज़ हैं, ये आम खाने की बात है। वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, चलो आम का मौसम आ गया, आम खा लेंगे, ना इंजेक्शन की ज़रूरत है ना गोलियों की ज़रूरत है। दे टेक देयर ओन कंफर्टेबल इंटरप्रिटेशंस एंड देन लैंड अप टू ट्रबल। एक नया अभी शुरू हुआ है, रीनल फेलियर, CRF की बात कर रहा हूँ मैं। इतना ज़्यादा, इट इज़ नेक्स्ट टू द हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड ब्रेन प्रॉब्लम। फ्रॉम द 1st of March दिस ईयर 2022 मैंने एक अभियान चालू किया है, किडनी बचाओ। एंड फ्रॉम 8th of March द सेम ईयर भारत सरकार ने खुद एक अभियान चालू किया है, किडनी बचाओ, वही नाम दिया है। हमारे जो मनसुख भाई मांडविया हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इनसे भी ENT सर्जन, और ये सब जानते हैं। मैं भी उनका, इज़ ए वेरी गुड पर्सन। हमारी बहुत सी टेक्निकल बातें भी होती है कभी कभी। तो मैंने कहा साहब आपने मेरा नाम चुरा लिया। आपने 8th मार्च का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, उसमें सब लिखा हुआ है। भारत सरकार ने लॉन्च किया है किडनी बचाओ, मैंने भी लॉन्च किया है। एंड आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन पॉकेट। मैं अपने जेब से खर्चा करके ये कर रहा हूँ कि भी डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर दोनों हो, जो इंसुलिन वगैरह नहीं लेते हैं, जो मेडिसिन वगैरह नहीं लेते हैं, और उसका शुगर अगर बढ़ गया या किडनी को ख़राब किया, रीनल फेलियर की बात करता हूँ मैं, EGRF की बात करता हूँ मैं, CRF की बात करता हूँ, क्रेटिनिन की बात करता हूँ, ये सब इंसुलिन पे डिपेंड हुए हैं। एंड किडनी बचाओ जो मैं कहने की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी बातें हैं कि भाई NSAID का यूज़, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट को न दी जाए तो बेहतर है साहब, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को न दें तो बेहतर है साहब, क्योंकि ये सब दवाइयाँ रीनल फेलियर को ले जाती है पेशेंट को। और मैंने पेशेंट को इसमें डायलिसिस पे चढ़ते हुए देखा है, वेरी सुन, वेरी क्विक। मैं नाम नहीं दूंगा किसका, जगह का नाम भी नहीं बताऊंगा। आज भी मेरे 6 पेशेंट एक जगह पे डायलिसिस पे चढ़े हुए हैं। ए लेडी ऐसी इज़ ओनली 23 years old, एक जवान लड़का है, इसकी वाइफ है, उसका एक बच्चा है, इज़ 29 years old। तो आप ये नहीं कहेंगे कि साहब इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, गोलियों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत कहिए। अब वो सेचुरेट हो गए हैं डायलिसिस पे, दे हैव बीन एडवाइज ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी। जैसे आप एडवाइस करें ट्रांसप्लांट ऑफ पैनक्रियास, जहाँ से इंसुलिन निकलता है। और पेशेंट से कंफर्टेबल इंटरप्रिटेशन लेके फंस जाते हैं और फिर रुक जाते हैं कहीं हार्ट अटैक पे या किडनी फेलियर पे। और यही मैंने होते हुए देखा है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक थियोरेटिकल बात नहीं। तो मेरी ये विनती है कि हमारा जो मोडालिटी है वो बहुत अच्छा है, उसमें BMI से लेके वज़न बहुत कम होता है, उससे हमारी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। जो शरीर से इंसुलिन मिलता है उससे हमारा काम शायद चल सकता है। बस वहाँ तक सीमित रहिए। डोंट गिव फॉल्स प्रॉमिसेस एंड डोंट लीव द इंटरप्रिटेशन टू द पेशेंट। वो अपने आप खुद इंटरप्रेट करेगा और फिर फंसेगा।
तो मेरी ये विनती है कि पेशेंट को मिसगाइड ना करें, गुमराह ना करें, उसको सही बात सच से बता दीजिए। आपके पास कितना डेटा है मैं तो नहीं जानता। जैसे मैंने कहा मेरे पास इंसुलिन है 4 करोड़ साल से, मेरे पास ये जो डेटा है 20,000 साल से, भगवान राम जी से कि पहले की मैं बात कर रहा हूँ सर। मेरा खुद का जो है आई हैव 30 साल का डेटा मेरे पास है, 20-25 हज़ार पेशेंट को मैं ट्रीट करके बैठा हुआ हूँ। मैं उसमें से कुछ तो बता सकता हूँ आपको, है ना, कि कितना टाइम मैंने किस पेशेंट को कौन सी मोडालिटी से ट्रीट किया। दैट में इंक्लूड सर्जरी ऑल्सो। लेकिन ये अपनी जगह सही है और हर चीज़ अपनी जगह सही है। ऐसा मत होने दीजिए पेशेंट के दिमाग में कि आप सर्जरी करा लीजिए, ना आपको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको गोली की ज़रूरत पड़ेगी। वो नहीं बोलते, मैं जानता हूँ, वो पेशेंट का इंटरप्रिटेशन होता है, वो भी मैं जानता हूँ। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सब बातें मैं जो बोली मैं डॉक्टर साहब जानते हैं, सब जो एक्सपर्ट्स हैं ये सब जानते हैं। क्रेब साइकिल को भी जानते हैं, कोरी साइकिल को भी जानते हैं, और सब कुछ ग्रेलिन क्या है और लेप्टिन क्या है सब कुछ जानते हैं। TNF अल्फ़ा क्या है और FFA क्या है। तो ये नहीं कि वो नहीं जानते, लेकिन वो बोलते नहीं है। तो पेशेंट को पता नहीं होता, वो गुमराह हो जाता है। इसीलिए मैंने इतना लंबा एक वीडियो बनाया 3-4 टुकड़ों में, और बहुत से मेरे मरीज़ का जवाब इसमें आ गया कि भाई आप ये कराइए, लेकिन उसकी प्रोसेस कौन सा समझ लीजिए। और अभी से बिल्कुल नई बात है, तो आपका 10 साल के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। तो ये रिस्क फैक्टर आपको समझना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री आपको लेनी पड़ेंगी बिकॉज यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर डाइट। जैसे मैंने कहा, आप बाज़ार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो बड़ा सा थैला लेकर एक रुमाल लेके जा रहे हैं, तो आप कितनी सब्जी उसमें ले आएंगे? 50 रुपये में आ जाएगी। मतलब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आपको बहुत कम लगेगी। थैला भर के जाएंगे तो 1000 रुपये की सब्जी आएगी, मतलब इंसुलिन ज़्यादा होगा। जैसे मैंने कहा, हमारे शरीर में एक कांस्टेंट इंसुलिन की प्रेजेंस है विच इज़ 3 यूनिट्स। जब हम खाना खाते हैं, immediately we get a spike in the insulin which is 5 to 10 insulin, and then that comes within 3 minutes। 3 मिनट के अंदर अंदर ये फिजियोलॉजिकल इंसुलिन हमें दिया जाता है। इंसुलिन का सिंथेसिस और रिलीज़ के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा साहब, बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी कंटाल आएगा कि बहुत लंबा बोल रहे हैं तो, एंड इट वॉन्ट बी एंटरटेनिंग टू दी जनरल पब्लिक। लेकिन 3 मिनट के अंदर विद दिस इंक्रीडियंट्स प्रीसीडिंग, इंक्रीडियंट पहले निकल गए हैं। मतलब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो गुजरात के प्रधान मुख्यमंत्री पहले निकल गए हैं, उस तरीके से समझ लीजिए। दैट स्पाइक दैट इज़ अवेलेबल टू अस विदिन 3 मिनट्स। जैसे हमने खाना चालू किया, प्रीसीडेड बाय इंग्रेडिएंट्स, DP बिफोर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड देन जब हमारा खाना चालू रहता है, वी गेट एन अनदर सप्लाई ऑफ इंसुलिन इन 15 मिनट्स। तो वी गेट एन इंसुलिन ग्राफ, जैसे कार्डियोग्राम होता है ना, उस तरीके के ग्राफ हमें होता है। देयर इज अ कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ 3 यूनिट्स। द 3 यूनिट्स कैन जंप 10 times more if required। दैट कॉल्स कम फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ द कंटेंट ऑफ शुगर, जहाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक स्पाइक हमें इमीडिएटली मिलता है 3 मिनट के अंदर व्हेन वी स्टार्ट, प्रीसीडेड बाय इंक्रीडिएंट जैसे मैंने कहा, और दूसरा हमें मिलता है 15 मिनट के बाद। एंड देन इट्स लाइक ए कार्डियोग्राम, इट्स नोन एज इंसुलिन पल्स। इंसुलिन पल्स मैचेस विथ द सर्केडियन रिदम। अब उसके बारे में मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इंसुलिन का जो रोल, हम जागे पथारी से उठें सुबह में, इमीडिएटली हमें एनर्जी चाहिए सर। बिना पेट्रोल डाले आपकी स्कूटी भी नहीं चलेगी। आप 2 कदम चल के बाथरूम जाएंगे, पेशाब करेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, यू स्टार्ट नीडिंग एनर्जी। तो दैट साइकिल इज़ नोन एज, जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर में 2 साइकिल होती है। एक मैंने आपको बता दिया, दूसरा है ये, और ये दोनों साइकिल को मैच होना है। वो सर्केडियन रिदम है और इंसुलिन वार है कैस्केडियन रिदम। वो दोनों मिल के हमें ज़िंदा रखते हैं और हमसे कामकाज कराते हैं, और इसमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। ये हम कभी नहीं कह सकते हैं कि इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है उठने के फ़ौरन तुरंत बाद। आई एम टॉकिंग ऑफ द सर्केडियन रिदम एंड कैस्केडियन रिदम, एंड देन द डे बिगिंस। तो ये इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मेरा ये बहुत नम्रता से विनंती है कि पेशेंट को गलत इंटरप्रिटेशन से रोकें। ये नहीं कि हमारी ट्रीटमेंट करने की मोडालिटी गलत है, ये मैं कभी नहीं कहता। उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, जो हर मोडालिटी में होता है। कोई नई बात नहीं है सर।
हमारे पास पूरा समय नहीं है कि हम इसके बारे में ज़्यादा कहें पेशेंट को। हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि 10 साल 50 साल। सो वी डोंट हैव दैट प्रॉमिस विच वी गिव विथ द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच आर 50 और 100 years old, और इंसुलिन विच इज़ 4 करोड़ years old। 4 करोड़ साल पुराना है इंसुलिन साल। उसमें से हम बहुत सारे प्रॉमिसेस दे सकते हैं ना। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, मैं किसी के फेवर किसी के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ। आई एम प्योरली टॉकिंग ऑफ साइंस। और जो भी मैंने बात बताई, ईच वर्ड, नॉट द सेंटेंस, ईच वर्ड, इफ़ एनीबडी वांट्स टू चैलेंज और नोज अबाउट इट, प्लीज़ कम बैक टू मी। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो लोग कंटा लेंगे, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, इसलिए मैं लंबा नहीं करना चाहता। लेकिन आप में से किसी ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको कोई डाउट है या उससे कुछ पूछना है, नॉट द सेंटेंस, शब्द मेरे, ईच शब्द, ईच वर्ड यू कैन आस्क मी एंड आई विल गिव ए साइंटिफिक आंसर विद साइंटिफिक प्रूफ। जो टेक्स्ट बुक से मैं ये कह रहा हूँ उसके कुछ पन्ने के फोटोग्राफ निकाल के भी मैं इस वीडियो के साथ जोड़ने वाला हूँ। सो वी हैव ए टेक्स्ट बुक सपोर्ट, जो पढ़ के हम पास होकर डिग्री ले आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। और पूरा तो नहीं दे सकता, लेकिन 2, 5, 10 पेज, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ डायबिटीज़ की और किताब इंक्लूडिंग थायराइड, तो उसके फोटोग्राफ निकाल के मैं इसके साथ जोड़ूंगा। कि मैंने कहा इंसुलिन के 12 फंक्शन है, तो आप बोलेंगे बताइए साहब 12 फंक्शन क्या है। मैंने कहा कि साहब देयर आर 63 टाइप डायबिटीज़, आप बोलेंगे बताइए 63 नाम बताइए। सब है मेरे पास, जो हो सका है उसका फोटोग्राफ मैंने निकाला है और इस वीडियो के साथ में जोड़ दूंगा। इट विल क्लियर योर डाउट फ्रॉम योर माइंड। मेरे एक शब्द का मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन जो सामने बोलते हैं ना, उसको भी अपने एक सेंटेंस नहीं, एक वर्ड का जिम्मेदार होना चाहिएगा। नहीं तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम। ठीक है साहब। मेरे जो पेशेंट मुझसे बहुत दिन से पूछ रहे हैं कि इसका जवाब दीजिए साहब, इसका जवाब दीजिए साहब, या शॉर्ट में विदाउट ब्रिंगिंग एनी टेक्निकलिटीज और एनी जॉब मेकिंग नेम, मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। फिर भी आपको कुछ डाउट है, इफ़ आर नॉट सेटिस्फाइड, आप मुझसे फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले फ़ोन से मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि आपसे मुझसे बात करना है। बिजी शेड्यूल होता है भाई साहब, और आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी शब्द आपको अगर सही नहीं लगा हो, आप मुझे पूछिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो घबराइए मत। लेकिन जो मुझे पूछ रहे हैं कि भी ये ट्रीटमेंट कितनी कारगर है, उसको मैं ये जवाब देता हूँ कि सोच समझ के करिए। ओके, बिकॉज दिस इज़ अ ब्लैंकेट, इट इज़ नॉट टेलर मेड। ठीक है, योर ईच इंडिविजुअल विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ब्लैंकेट ट्रीटमेंट डज नॉट वर्क। हम तो ऐसा करते ही नहीं, हम इंडिविजुअल टेलर मेड बात करेंगे। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे बहुत से डॉक्टर साहब को और बहुत से पेशेंट का मैसेज ही आया हुआ है कि साहब ये जो अभी बताया जा रहा है व्हाट्सएप में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, करें कि ना करें। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में सर्जरी का कितना रोल है, आप क्या कहना चाहते हैं, उसका ये जवाब है। तो यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। अभी फिर भी बहुत लंबा हो गया है, फिर भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने आपको नहीं कही है, बहुत सारी टेक्निकलिटी से मैं दूर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को चाहिए टेक्निकलिटीज़ और बहुत सारी बातें, प्लीज़ कम बैक टू मी, नो प्रॉब्लम। एंड मैं जिम्मेदारी के साथ आपके ईच शब्द का जवाब दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो मैं यहाँ रुकूँ अभी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो किसी के खिलाफ या किसी के अगेंस्ट नहीं है। दिस इज़ प्रेजेंटिंग यू द साइंटिफिक फैक्ट। और साइंस हैज़ टू बी ए यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट जस्ट ट्रूथ, अर्ध सत्य नहीं। एक कागज़ पे अगर मैं 6 लिखूँगा तो मुझे 6 दिखाएगा, आपको 9 दिखाई देगा। आई विल रीड दैट एज ए 6, यू विल रीड दैट एज ए 9। तो ये सत्य तो है लेकिन अर्ध सत्य है। इट इज़ ए ट्रूथ बट नॉट एन यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो बातें हमें बताई जाती हैं वो सत्य है लेकिन अर्ध सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। सो गो फॉर द रियल यूनिवर्सल ट्रूथ, देन यू विल फाइंड योर आंसर। मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आपको जो कुछ करना है वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर जो डायबिटोलॉजिस्ट है उसके कंसल्ट करके आप करिएगा। ठीक है, नमस्ते सर, थैंक यू।